हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्यार्जन साइंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी नीट की एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आप नीट के रिलेटेड, नीट बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स है इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे। और जितना हो सकता है आप इस लेक्चर्स को देखिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी देखा था, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस आपने जाना कि किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो डिफरेंट फील्ड लाइक मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, उसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज में किस तरीके से अपना योगदान दे रही है या किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे रही है। और आज का जो जितना इसका कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि आजकल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा बेटा वैक्सीन प्रोडक्शन हो गया, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा कोई न्यू वेराइटीज़ का प्रोडक्शन हो गया, उसके अलावा लाइक डिजीज़ डायग्नोसिस हो गया, ठीक है ना। और किसी जीन को रेजिस्टेंस बनाने के लिए सारी टेक्निक्स जो होती है बेटा इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्चुअली कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जो उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन से हैं, लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके अलावा टिश्यू कल्चर। मतलब हम कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जिससे ये साबित किया जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में बहुत अच्छे से आप जानते हो, या फिर इसका जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ और बिल्कुल जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आपको पता होगा बेटा, प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी जो मेन जो होता है बेटा कौन कौन से होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कौन से? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर टू टेक्निक्स है जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली में होता है क्या है, बताइए क्या होता है एक्चुअली। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी चीज़ में मान लीजिए आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, किसी चीज़ को सुधार रहे हो, वो होती है इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो होती है जहाँ पर आप जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर डेफिनेटली कौन यूज़ आएगा, जेनेटिक मटेरियल यूज़ आएगा। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में अगर मान लीजिए आप चेंजेस करते हो, जेनेटिक मटेरियल अब होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो होते हैं बेटा, ये एक तरीके से जितनी भी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं, लाइक हमारे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जितना हमारा लाइक बॉडी कैरेक्टर्स है, हमारे जो पेरेंट्स से हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स पास हुए हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है डीएनए के अंदर होती है। अब मान लीजिए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज करना, ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज क्यों किया जाता है? क्योंकि इस वजह से कि अगर मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो, या आप मान लीजिए कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड करना चाहते हो तो आप उसमें तो जेनेटिक मटेरियल वाले डीएनए के, तो डीएनए के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल आप जोड़ सकते हो या ऐसा जीन सीक्वेंस जोड़ सकते हो जिससे नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो आपने देख लिया होगा काफ़ी प्लांट वेराइटीज़ हैं जिनके अंदर काफ़ी चेंजेस किए जा चुके हैं, जैसे आपने बीटी कॉटन, ओके, और लाइक बीटी राइस, काफ़ी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आपने देख लिए होंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया। अगर मान लीजिए आपने पहला लेक्चर नहीं देखा बायोटेक्नोलॉजी का तो आराम से जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग लाइक आप जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से आपको जो दो टेक्निक है वो एक्चुअली शामिल होती है, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। तो ये मेन दो टेक्निक है जिसका नाम है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कौन सा? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर जो होती है दोनों टेक्निक होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, मैंने क्या बताया कि आपके जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो भी चेंजेस करना होगा जेनेटिक लेवल पर, ठीक है ना, तो वो करना होगा, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब जेनेटिक लेवल पे आपने जो भी चेंजेस किया, जो भी आपने इंजीनियरिंग की, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। और मैंने उसका रीजन बता दिया क्या होता है, कभी कभी किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स या किसी भी लाइक मिस्टेक्स को अगर सुधारना होता है जेनेटिक लेवल पर, तो वहाँ पर डीएनए और आरएनए का यूज़ किया जाता है। और आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि बेटा अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के अंदर, ठीक है, डीएनए और आरएनए के अंदर हम उसमें अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
अब डीएनए आरएनए क्या होता है, देखो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है। तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ तो होती नहीं है जिसको बाहर निकाला और चाकू से काट के अलग कर दिया, चलो ये वाला जीन जोड़ दिया, इस तरीके से ये कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं कभी भी। तो फिर कैसे करेंगे बताओ, इसके लिए भी कुछ टूल्स चाहिए ना भाई। भाई डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता ना, आप सेल के अंदर गए और आपने सेल के अंदर हाथ डाला और वहाँ से डीएनए निकाल लिया, उसके बाद में देख लिया भाई ये चलो ये जीन चेंज करना है तो काट दियो, क्योंकि बहुत छोटा होता है। जब सेल ही आंखों से नहीं दिखाई देती तो डीएनए तो बहुत दूर की बात होता है बेटा। तो इसलिए क्या होता है, देयर इज ए मेथड, कुछ मेथड फॉलो किए जाते हैं। उसी के अलावा वो हम ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऐसे कौन कौन से मेथड जिसके द्वारा आप चेंज कर सकते हो। तो कुछ एंजाइम्स, स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जिनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। वो एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली में क्या करते हैं, वो डीएनए को स्पेशल जगह से जहाँ से आप चाहते हो वहीं से वो काटते हो, अलग अलग फ्रेगमेंट्स बना देते हैं और उन फ्रेगमेंट्स को जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। आज हम क्लियरली उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज पूरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। टिश्यू कल्चर एक्चुअली में क्या होता है, टिश्यू कल्चर मतलब कल्चर ऑफ द टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, लाइक कोई प्लांट पार्ट्स हो सकता है, एनिमल पार्ट हो सकता है, या फिर कोई सेल हो सकती है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है, जिससे क्या होता है बेटा, लाइक उनका कल्चर तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल मीडियम में, ठीक है ना। तो जो सेल होती है उसको अगर मान लीजिए आप तैयार करते हो तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हो, मान लीजिए टिश्यू बनाते हो, तो उसमें क्या होता है बेटा कि आपने क्या किया, सेल की एक आप एबिलिटी को यूज़ कर रहे हो। क्या होता है, कोई भी लिविंग सेल होती है ना बेटा, उसकी एक एबिलिटी होती है कि वो टोटीपोटेंसी दिखाती है। क्या दिखाती है बेटा, टोटीपोटेंसी। अब क्वेश्चन ये है, टोटीपोटेंसी क्या होता है, टोटीपोटेंसी होती है इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल कैन डेवलप इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। किसी भी सेल को हम एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है बेटा कि एक सेल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, क्योंकि उसका डीएनए जो होता है उसका यूज़ करके आप कंप्लीट उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है, लाइक टिश्यू कल्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। देखो टिश्यू कल्चर स्पेशली प्लांट्स प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, लाइक आपने छोटा सा पार्ट लिया किसका, प्लांट्स का, और उसमें उसको कल्चर करके अलग अलग जो सेल्स है वो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दी। तो इस तरीके से आप प्लांट्स डेवलप कर सकते हो। फिर इन प्लांट्स को क्या है, डायरेक्ट कहाँ लगा सकते हो, फील्ड्स में लगा सकते हो, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। देखो मैंने आपको पहले बता दिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब, दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो, दिस इंक्लूड्स टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। मैंने बताया ना बेटा कि जो जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, ठीक है ना। टू इंट्रोड्यूस मटेरियल इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस चेंजेस द फिनोटाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप्स होता है जैसा कैसे कि आप दिखते हो, दिखते कैसे हो आप, तो जेनेटिक लेवल पे चेंज किया तो जिस जीन में चेंज होगा वो आपके फिनोटाइप में दिखने लग जाएगा। लाइक आपने एक प्लांट है, प्लांट में मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हो कि इसका जो कलर है वो, इसकी जो फ्लावर कलर है वो रेड नहीं होना चाहिए, वो येलो कलर की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, उस प्लांट का जो डीएनए होता है उसके अंदर वो जीन को आइडेंटिफाई करोगे जो रेड कलर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करोगे, रेड कलर को जीन को हटा दोगे और उसी सीक्वेंस का जो येलो कलर के लिए मान लीजिए जो चेंज फिनोटाइप लेके आता है उस जीन को वहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है ना। तो वो जो फ्लावर्स बनेंगे वो आपको येलो कलर के प्राप्त होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी प्रोसेस होती है जो जेनेटिक लेवल पे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किस तरीके से एक्चुअली जो जीन है वो ट्रांसफर किया जाता है, राइट। आपने देखा होगा जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है उसमें होता है बेटा टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कौन सा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स पाए जाते हैं, अगर ये किसी प्लांट के साथ मान लीजिए एसोसिएशन करता है, किसी प्लांट्स की जड़ों में जाता है, किसी भी साथ ये करता है तो वहाँ पर ट्यूमर क्रिएट कर देता है। क्या करता है बेटा, ट्यूमर क्रिएट करता है। ट्यूमर क्या होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। तो ये क्या करता है कि उस जो सेल्स होती है उनका क्या करता है बेटा, लाइक उसके अंदर अपना लाइक प्लाज्मिड होता है, वो डीएनए प्लांट सेल के अंदर छोड़ देता है, एक्चुअली वहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। तो इस टेक्निक का यूज़ किसने किया, साइंटिस्टों ने किया।
जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जब किसी प्लांट्स के अंदर एंटर करता है और उसकी सेल के अंदर एंटर करता है तो उसका यूज़ क्या कर सकते हैं भाई, इसका कुछ न कुछ जो इसका डीएनए उसका कुछ न कुछ पार्ट कहाँ जाता होगा, प्लांट सेल्स के अंदर जाता होगा, और प्लांट सेल्स क्या करती हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन करती है, वहाँ ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके अंदर जो टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है ना, तो इसका क्या किया बेटा, इसका साइंटिस्टों ने ये यूज़ किया कि इसके उस जीन को हटा दिया जो ट्यूमर को बनाता है और उसकी जगह उस जीन को जोड़ दिया जिसको हम चाहते हैं कि प्लांट उस चीज़ को एक्सेप्ट करो या किसी मान लीजिए किसी रेजिस्टेंस के लिए उसको एक्सेप्ट करे। अब मान लीजिए कोई प्लांट जो धूप के द्वारा गल जाता है, ठीक है ना, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए उस प्लांट्स में क्या करेंगे, लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस एक बैक्टीरिया होता है, तो साइट एट विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस कट, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, फॉरेन डीएनए विथ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे फेवरेट हम जिसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस का जो प्लाज्मिड है ना उसको लेंगे और उसके साथ किसको जोड़ देंगे, जिस जीन को हम उस प्लांट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है ना। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये टीडीएनए जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट मतलब आरडीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट मतलब चेंज कर दिया इसके अंदर, क्या किया आपने, चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन गया। उसके बाद में इंट्रोड्यूस इनटू दी प्लांट सेल कल्चर, देखिए जो आपने सेल ली है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है, देखिए आप जेनेटिक इंजीनियर किस तरह से करते हो कि जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, मतलब यहाँ से क्या किया, टीआई प्लाज्मिड आपने अलग कर लिया और वहाँ पर उस जीन को हटा दिया जिस जीन में आप फॉरेन डीएनए या मतलब दूसरे डीएनए का सीक्वेंस जोड़ना चाहते हो, और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इसको यहाँ पे जोड़ देगा। और वो आपने मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरीके से एक्चुअल में नया जीन तैयार किया जाता है। तो आपने क्या है, सेम क्रोमोसोम और सेम प्लाज्मिड को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करवाया जाता है। तो वो क्रोमोसोम के ऊपर जो प्लांट डीएनए होगा या फिर एनिमल डीएनए होगा, वहां पर भी क्या करेगा बेटा, सेम सीक्वेंस बनाएगा, और दूसरी जगह भी क्या करेगा, सेम सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है ना। तो सेम सीक्वेंस हो गए तो सेम फ्रेगमेंट जो होगा उतना ही फ्रेगमेंट प्लाज्मिड के यहाँ से कट हुआ है तो वो आराम से यहाँ पे सेट हो जाता है और इससे बन जाता है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। समझ में आया ना। और उसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं बेटा प्लांट सेल कल्चर में, और उसके बाद में क्या, इंसर्टेड टीआई प्लाज्मिड इंटीग्रेट। तो ये जो प्लांट सेल में आकर ट्रांसफर करोगे तो इसका जो चेंज किया हुआ जो भी जीन होता है वो आसानी से इसके क्रोमोसोम्स के साथ मिक्स हो जाता है, उसका पार्ट ऑफ जीनोम बन जाता है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बन जाता है। जैसे भी ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बनता है तो इसमें क्या होता है, ये डिवाइड होने लग जाता है और प्लांट सेल उसको अपना समझती है, इस वजह से उस टाइप की प्रोटीन बनती है और प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। और रीजनरेशन ऑफ प्लांट और प्लांट विद इन न्यू ट्रेड, तो प्लांट में कुछ नया जीन ट्रांसफर करने के लिए आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस और टीआई प्लाज्मिड को यूज कर सकते हैं। और प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर मान लीजिए प्लांट्स में आप जीन ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके द्वारा आप जीन ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैंने आइडिया दे दिया है और बाद में हम धीरे धीरे डिस्कस करते जा रहे हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब बात करते हैं बेटा टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एट द लाइक इंडस्ट्रियल लेवल फ्रॉम द सिंगल और पार्ट ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। तो हम किसमें, लेबोरेटरी में हम बहुत ज़्यादा लेवल पर क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं आर्टिफिशियल मीडियम। तो इसमें क्या है बेटा, देखिए इसमें क्या होता है एक्चुअल में, दिस इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम। तो टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है बेटा, आप एंटीबायोटिक, वैक्सीन और एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, कहाँ पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर। किसका यूज़ करके बेटा, ठीक है ना। तो इसमें माइक्रो यूकैरियोटिक सेल का यूज मतलब क्या, इनको डेवलप करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो नेक्स्ट लिखिए आप, देखिए किस तरीके से ये प्लांट में ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे क्या गया, आइसोलेटेड सेल ली गई और एक साइड पीस ऑफ द लीफ लिया गया, या लीफ ले सकते हो वाले। तो इसको क्या करोगे आप, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो होने दोगे। इसमें क्या, अगर वो जेल मीडियम होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है बेटा। उस मीडियम में क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस मीडियम में जो एक प्लांट को ग्रो होने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर बाद में इनको डेवलप कर लिया जाता है, फिर आराम से इनको छोटे छोटे पॉट्स में उगा लिया जाता है, ठीक है ना। यस, ये होता है टिश्यू कल्चर।
और आपको इसमें क्या होता है, स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है। स्टेराइल कंडीशन बोलते हो आपको साफ सफाई रखनी पड़ेगी, कोई बैक्टीरिया जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप ड्यूरिंग प्रैक्टिकल कर रहे हो किसका, टिश्यू कल्चर वगैरह का, अगर आपने मान लीजिए अल्कोहल से अपने हाथ साफ नहीं किए, डिकंटामिनेटेड नहीं किया, तो आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका जो प्लांट है जो ग्रो करना चाहते हो, आपका जो मीडियम है, जो आपका मान लीजिए प्रैक्टिकल जो कर रहे हो, तो वो कंटामिनेटेड हो सकता है और वहाँ पर वायरल जनरेशन या फिर बैक्टीरियल जनरेशन आराम से हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि दिखाई नहीं देते, ये थोड़ा लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। समझ में आया ना? यस, स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एंड इन्वायरमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर दिस। ठीक है ना, तो इंजीनियरिंग केमिकल मतलब स्टेराइल कंडीशंस आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, देखिए आप तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ से चलती आ रही है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहाँ, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में लाइक जर्सी गाय जो बनाई थी, जर्सी गाय जो होती है वो दो गायों का मिश्रण होती है, लाइक ब्रीडिंग किया था, तो सबको पहले बायोटेक्नोलॉजी पता थी। लाइक आप दही जमा रहे हैं, हमको सबको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज आ रही है। ठीक है ना, और किसी टेक्नोलॉजी से हम क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, दो एनिमल्स को आपस में मिला के और उसकी नई हाइब्रिड नई नस्ल तैयार कर रहे हैं। तो आपने जर्सी गाय देखा होगा, वो प्रोडक्शन में ज़्यादा होती है, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी में क्या होता है बेटा, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। आपने देखा हो सेल डिवीजन के टाइम मियोसिस जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है गैमेट सेल्स में होता है। तो यहीं से आइडिया आता है बेटा किस तरीके से कि नए जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होते हैं, जेनेटिक लेवल पे चेंज कैसे होता है। देखिए, द कॉन्सेप्ट डेवलप ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द वेरिएशंस एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब इसी में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नए जीन्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ में आया कि नहीं आया आप? ठीक है, उनके बीच में क्या होगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है, आपको पता है पैकेटिन स्टेज में। ठीक है ना, किस स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में, पैकेटिन स्टेज में इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, हाँ। तो ये इस क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, लाइक क्रोमोसोम्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, लाइक जीन्स होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। समझ में आया ना, इस एक्सचेंज का सबसे बड़ा लाइक रीजन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्चुअली कि इससे क्या फ़ायदा होता है क्रॉसिंग ओवर से, बताइए। क्रॉसिंग ओवर से फ़ायदा होता है बेटा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नए बनते हैं, जिससे क्या होता है तभी जाके हम हमारे पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देते हैं। कभी भी हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स से सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर आपको पता है बेटा 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होता है बेटा, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब हमारे पास है बेटा 23 पेयर्स। ठीक है ना, तो 23 मतलब 23 प्लस 23, तो एक पेयर आता है हमारे मदर से आता है और एक पेयर आता है बेटा हमको फादर से। तो इन दोनों में जब क्रॉस होता है तो ये इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा। समझ में आया ना, क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है बेटा, नए नए चेंजेस आते। नए नए चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए है, हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें नए सीक्वेंस तैयार होते हैं। समझ में आया ना, उनमें क्या होता है, नए सीक्वेंस बनते हैं, जिससे जो नई ऑफस्प्रिंग्स होती है, नया बेबीज होता है, उनके अंदर चेंजेज आते हैं। हमारे अंदर भी चेंजेज आए तभी जाके हम हमारे पेरेंट्स से डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली जो जेनेटिक वेरिएशन, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो प्रिजर्व्ड होते हैं, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया?
मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली चेंजेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा लाइक बैक्टीरियाज हो गए, अमीबाज हो गए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अलावा लाइक जो भी लाइक जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें क्या होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर मतलब जो अपने पेरेंट्स से हमेशा लाइक सेम होते हैं, राइट, पेरेंट्स से हमेशा सेम होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पेरेंट्स होंगे उनसे ऑफस्प्रिंग हमेशा डिफरेंट दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उनमें नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेरिएशंस होंगे। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंस पैदा होना, ठीक है, डिफरेंसेस इन दी ऑफस्प्रिंग्स एंड पेरेंट्स। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा यहाँ पे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस used in plant and animal breeding very often lead to the inclusion and multiplication of undesirable genes and along with the desirable genes, ठीक है ना? ओके, तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो किया जाता है तो उसमें क्या होता है बेटा, पहले के और अब की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसमें क्या डिफरेंस है। पहले क्या होता था कि एक रैंडमली तरीके से हाइब्रिडाइज किया जाता था, तो उसमें क्या है कि कोई जीन सेलेक्ट नहीं किया जाता स्पेशली, तो वहाँ पे क्या होता था कि डिजायर्ड जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी वहाँ पर कलेक्ट हो जाता था, जिससे प्लांट्स और एनिमल्स की जो वेराइटीज़ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती थी, या फिर बोल सकते हैं कि उनमें नए जीन कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं मिल पाते थे। लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी की आप पर्टिकुलर जीन को किसी भी को भी टारगेट करते उसको आराम से आप ग्रो कर सकते हो, वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना? हाँ, देखो किसी तरीके से किया जाता है। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन आरएनए, आरडीएनए। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा आरडीएनए क्या होता है, कल भी आपको मैंने बिल्कुल बताया था, आराम से ध्यान दीजिए यहाँ पर। आरडीएनए जो होता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए होता है। क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। क्या किए गए बेटा? चेंजेस किए गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉरेन डीएनए है, ठीक है बेटा, और ये वाला प्लाज्मिड डीएनए है। और प्लाज्मिड के बारे में हम स्टडी करेंगे जो प्लाज्मिड के अंदर होता क्या क्या है, किस तरीके से उसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं, राइट, कौन कौन से मीडियम होते हैं और कौन कौन से टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, बेटा सब हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। समझ में आया ना? हाँ, तो बाद में देखिए आप कि अगर मान लीजिए प्लाज्मिड का कोई डीएनए है, प्लाज्मिड है वो भी डीएनए, और मान लीजिए कोई डीएनए है जिससे हम कोई जीन को स्पेशली कोई जीन है उसको हम अलग करना चाह रहे हैं, लाइक हाइट के लिए किसी का हाइट छोटी रह जाती है, या फिर उसके लिए लाइक ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसके लिए कोई जीन है मान लीजिए, तो इस EcoR1 है ना बेटा, उसको दोनों से सेम पे, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कल मैंने बताया था। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बेटा वो क्या करता है, किसी पर्टिकुलर जगह पर ही दोनों को कट करने का काम करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए उसी एंजाइम का अगर प्लाज्मिड से ट्रीट करवाया और उसी एंजाइम से किसको ट्रीट करवाया आपने, क्रोमोसोम्स पर, तो दोनों क्या होगा बेटा, सेम टाइम के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। जो ये स्टिकी एंड्स होंगे ना वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो डीएनए लाइगेज उनको जोड़ने का काम करेगा, और फिर ये जो डीएनए बनेगा बेटा इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया ना? नए डीएनए का रिकॉम्बिनेशन अगर आपने बनाया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, आरडीएनए। और आरडीएनए ही हेल्प करता है बेटा किसी भी नए जीन को ट्रांसफर करने के लिए। समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट इस तरीके से क्या होगा, फिर आप मान लीजिए प्लाज्मिड है, देखिए मान लीजिए ये तो हो गया आपका, मान लीजिए प्लाज्मिड किसी फॉरेन डीएनए के लिए। अगर ह्यूमन डीएनए की बात की जाए, जैसे मैंने इंसुलिन का एग्जांपल दिया था, इंसुलिन के जीन को आप मान लीजिए अलग कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए ह्यूमन सेल है बेटा, ह्यूमन सेल का क्रोमोजोम है जो किसी पर्टिकुलर जीन को करता है, तो इसमें क्या है बेटा, आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, किसका, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आप इस पर दोनों पे क्लियर वर्क करवाइए। तो ये सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और इधर ये सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी आप उसी से ग्रो करवाइए, यहाँ पे आप उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, एक्चुअली स्पेशल जगह से ही काटता है। समझ में आएगा नहीं आया? वो क्या करता है, एक्चुअली स्पेशल जगह, जो बैक्टीरिया के जो डीएनए होगा या फिर बाहर से कोई भी डीएनए होगा, तो अगर आप दोनों डीएनए पर अगर सेम टाइप का आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे तो वो सेम टाइप पे यहाँ पर भी उसी सीक्वेंस में कट करेगा और वहाँ पर भी उसी सीक्वेंस से कट करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा
कि अगर मान लीजिए जो कट किया हुआ ह्यूमन जीन है, जैसे इंसुलिन जीन, यहाँ पे मैंने कल ही बताया था आपको, इंसुलिन जो बनाएगा इस तरीके से बनाएगा, ठीक है ना, तो उसको इसमें प्लाज्मिड से जोड़ दिया गया और फिर बाद में इसको वापस आरडीएनए बना लेगा। आरडीएनए के बाद इसको किसमें, बैक्टीरिया सेल्स में ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे बैक्टीरिया सेल्स में ट्रांसफर किया तो बैक्टीरिया सेल में ने क्या सोचा, ये तो अपना ही डीएनए, ये तो अपना ही प्लाज्मिड है, तो जैसे बैक्टीरिया सेल डिवाइड होगी वैसे ही क्या होगा, ये प्लाज्मिड भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो इंसुलिन भी उतने ही डिवाइड हो जाएगा। और कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी आप जीन की आप लाख गुना, 1,00,000 गुना या करोड़ गुना उसकी कॉपीज बना सकते हैं, सिर्फ आपको नंबर ऑफ साइकिल्स जो होते हैं वो रिपीट करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या होता है बेटा, जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन की कॉपी बनाना, नए जीन्स बनाना और जीन ट्रांसफर करना। जीन ट्रांसफर करने के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, आपको चाहिए वेक्टर। वेक्टर बोले तो प्लाज्मिड, मतलब ऐसा व्हीकल, ऐसा जेनेटिक व्हीकल जो आपके जीन को कैरी करके होस्ट सेल में ले जा सके। समझ में आया ना, कि आप सिंगल जीन को ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही मान लीजिए आप प्लाज्मिड के साथ जोड़ोगे तो प्लाज्मिड को जोड़ने के बाद वो जीन को कैरी करके किसमें ले जाएगा, नेक्स्ट सेल में ले जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट सेल में ले जाएगा तो बैक्टीरिया सेल्स अगर मान लीजिए उसमें लेके गया है तो बैक्टीरिया सेल उसको जीन को अपना समझेगी और उसके साथ ही वो डिवाइड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, जो हमारा डिजायर्ड जीन डाला है, वो आराम से ग्रो कर पाएगा। तो इसका मतलब यही है, जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर। ओवरकम दिस limitation allow us to isolate and introduce only one or set of the desirable genes without introducing the undesirable genes। बेटा इससे क्या फ़ायदा है जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र से, हमने ये क्यों प्लाज्मिड वगैरह क्यों यूज़ कर रहे हैं बेटा। इसके यूज़ करने से क्या होगा, इसके यूज़ करने से होगा कि आप जैसे पहले क्या होता था, लाइक किसी को जीन को ट्रांसफ़र किया तो उस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग होती नहीं थी, तो उससे क्या होता है, पर्टिकुलर जो सेगमेंट था उससे तो बेटा कोई मतलब ज़्यादा ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जो डिजायरेबल जीन हमने डाला उसके साथ अनडिजायरेबल जीन जाने की संभावना ज़्यादा होती थी, ठीक है ना। लेकिन इस अभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, तो अब क्या होता है, अब आराम से हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनली ऑन डिजायरेबल जीन। देखो यहाँ पे ओनली डिजायरेबल जीन हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र का यूज़ है। देखिए इस तरीके से आप डायग्राम देख सकते हो, जैसे इंसुलिन कैसे क्रिएट किया गया, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, GATTC है, उसके अलावा ह्यूमन सर्कुलर डीएनए, लिंकर डीएनए, उसके अलावा रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेट कर दिया गया उसको, फिर किसमें लाइक क्लोनिंग इन दी इंसुलिन जीन, तो बैक्टीरिया में उस इंसुलिन जीन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो क्या किया बेटा, ह्यूमन से एक ऐसा एंजाइम लिया गया या ऐसा जीन लिया गया जो किसको बेटा, इंसुलिन को बनाता है, तो उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। समझ में आया ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर प्लाज्मिड के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही मान लीजिए इसको बैक्टीरिया सेल के अंदर डाला जाएगा तो बैक्टीरिया जो सेल है ना बेटा, ये इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपना समझ लेगी, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम हो गया। और ये प्लाज्मिड, इसके पास क्या कैपेसिटी होती है बेटा, इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है। तो इसको बैक्टीरिया सेल के अंदर जैसे डाला, बैक्टीरिया सेल ने इसको अपना समझ लिया, जो बैक्टीरिया को बहुत लेवल पे हमने ग्रो कर लिया, तो इंसुलिन जीन बढ़ गई ना, तो इस वजह से ऐसे इंसुलिन बनाई गई थी। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मान लीजिए ए पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियल ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा अगर मान लीजिए कोई भी आपने जीन है, उसने आपने किसी बैक्टीरिया में डायरेक्ट डाल दिया, तो बेटा वो उससे लाइक रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। और उसका रीजन क्या रहेगा कि वो एक्चुअल में क्या है बेटा, एक्चुअल में वो उसका बैक्टीरिया सेल्स में हमने ट्रांसफ़र कर दिया, वो साइटोप्लाज्म में चला गया, लेकिन उसका पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम नहीं बना है। जब पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम बन जाएगा तो आराम से उस सेल को क्या होगा, ईजी रहेगा, क्योंकि वो सेल जो होती है ओनली ऑन क्रोमोजोम्स या फिर डीएनए को ही रेप्लिकेट करती है जो खुद का होता है। तो बैक्टीरिया सेल में अगर आपने डायरेक्ट जीन डाल दिया तो बैक्टीरिया सेल उसको क्यों रिकॉग्नाइज करेगा, वो तो जस्ट लाइक वेस्ट मटेरियल हो गया जो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। तो इस वजह से ऐसे कभी भी रेप्लिकेट नहीं होगा, ठीक है ना।
लेकिन जब आप इसको उसके जीनोम मैंने बोला ना, लाइक उसके क्रोमोजोम वगैरह से, टोटल क्रोमोजोम जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट इट मे बी मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द डीएनए। जैसे ही मान लीजिए किससे जुड़ जाता है बेटा, इसके डीएनए से जुड़ जाता है, तो ये इंटीग्रेटेड डीएनए होगा। फिर बाद में क्या है कि ये इसके बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाता है, और उस तरीके से हम जैसे बैक्टीरिया सेल की क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, तो वो जीन भी उसके साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो क्या होता है बेटा, फॉरेन डीएनए को हम एंटर तो कर सकते हैं, मतलब किसी में डाल तो सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए बेटा, एक्चुअल में उसको उस जीनोम का पार्ट बनना पड़ेगा, उसको लाइक उससे ही जुड़ा होना चाहिए। उससे अलग रहेगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। समझ में आया ना? हाँ, तो पार्ट ऑफ द जीनोम बनेगा, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बनेगा, तभी तो सेल अपना समझ पाएगी ना उसको, तब जाके वो नेक्स्ट डिवाइड कर सकता है आराम से। समझ में आया ना? तो ये वो क्या है, नेक्स्ट डिवाइड तभी कर सकता है जब आराम से उसको पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बनना पड़ेगा। ठीक है, यस। देखिए किस तरह से इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जोड़ना पड़ेगा, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर आप जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप देख चुके होंगे किस तरह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहां से होता है जहां पे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है। तो इसको क्या है बेटा, इस मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है, जैसा कि आपने देख लिया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ठीक है ना? हाँ, therefore multiplication of the alien piece of DNA in an organism not possible unless it becomes a part of the chromosome which is has the specific sequence known as the origin of replication। मतलब बेटा किसी को भी अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई करना है, किसी को भी बड़ा बनना है, मान लीजिए उस जीन को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, उस जीन की कॉपीज बढ़ानी है, तो आपको उस डीएनए के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, तो इससे अगर ये जुड़ जाता है तो आराम से वो रेप्लिकेट हो गए, देखो दोनों में ट्रांसफर हो जाए। समझ में आया ना? इस तरीके से होता है। देखिए एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, एलियन डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए, जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, अगर वो क्रोमोजोम बैक्टीरिया का क्रोमोजोम बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, जिससे क्या होता है बेटा, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसका मतलब वहां अगर मान लीजिए आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया तो आराम से वो डीएनए जो होता है बैक्टीरियल डीएनए के अकॉर्डिंग रेप्लिकेट होगा, और आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला वो भी सेम टू सेम कॉपी बन जाएगा। और हमको क्या चाहिए, जो हम जीन को डेवलप करना चाहते हैं, वो जीन जैसे इंसुलिन को प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो इंसुलिन का जीन हो सकता है, उस जीन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जोड़ दो किसके, बैक्टीरिया से, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता हुआ चल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ग्रो करता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, आपके जीन की क्लोनिंग कर रहे हो, जीन की मल्टीपल कॉपीज बना रहे हो। ठीक है ना? और मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द एनी टेम्पलेट डीएनए। देखो ये सेम प्रोसेस है। तो फर्स्ट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड लिंकिंग जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑटोसोमल। तो कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, जो टाइफाइड रोग करता है ना बेटा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। ओके, टाइफिम्यूरियम। तो ये जो बैक्टीरिया था बेटा, इससे सबसे पहले क्या बनाया था, आरडीएनए बनाया था। क्या बनाया था, आरडीएनए, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनाया था। ठीक है, किस किस से बनाया था, इसका जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट करने वाली जो जीन होती है उसको नेटिव प्लाज्मिड, उसके प्लाज्मिड के साथ। ओके, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। तो आपसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए नीट में, तो नीट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट आर्टिफिशियल आरडीएनए किसने बनाया था, तो हर्बर्ट बोयर और कोहेन ने बनाया था, और किसमें बनाया था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, एक बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड डिजीज पैदा करता है। ठीक है, तो यहाँ आगे देख, कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में बनाया था बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय कटिंग द आउट ऑफ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड विच वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए कॉन्फरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलना, स्पेशल जीन जो था वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था। ठीक है बेटा, हाँ। देखिए इस तरीके से बेटा आपको पता है, कल भी मैंने बताया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स इनको बोला जाता है।
क्या बोला जाता है इनको, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है, क्योंकि ये स्पेशल डीएनए को स्पेशल फ्रेगमेंट को स्पेशल जगह से काटते हैं। तो ये हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके ओके। उसके बाद द पीस ऑफ कट ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड टू दी प्लाज्मिड, तो मैंने सेम प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वेक्टर किसको बोलते हैं, जो पीस ऑफ डीएनए को लेके जाएगा। तो प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, एज ए वेक्टर काम करता है। क्या काम करता है, प्लाज्मिड जो होता है एज ए वेक्टर काम करता है। क्यों, क्योंकि डीएनए को कैरी करता है, ठीक है ना, और होस्ट सेल में लेके जाता है। उसके बाद देखो बेटा, इस तरीके से हम अगर मान लीजिए इसको वेक्टर डीएनए और नया डीएनए इसके साथ जोड़ेंगे तो कौन सा एंजाइम काम आएगा, डीएनए लाइगेज। आपने पढ़ चुके होंगे, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है, उसके अंदर अगर मान लीजिए नए डीएनए को जोड़ना है और किसी डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना है तो कौन हेल्प करेगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से आरडीएनए तैयार होता है, ठीक है। और इसके वजह से बैक्टीरिया में अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी इसकी, ठीक है। और इस तरह से क्लोनिंग हो जाएगा इसका मतलब वो बैक्टीरिया भी क्या करेगा बेटा, उसको अपना डीएनए समझेगा। इस वजह से क्या होता है बेटा, आराम से वो अपनी कॉपीज बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लीजिए आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है किसी भी और ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो क्या क्या स्टेप्स होती है बेटा। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले तो वो जीन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, डिजायरेबल जीन, जो डीएनए जिसको आप उसकी कॉपीज बनाना चाहते हो। जैसे इंसुलिन बनाना चाहते हो तो इंसुलिन का जीन फाइंड आउट करो। उसके बाद बेटा इसमें क्या करो, होस्ट डीएनए में उसको पहले तो आरडीएनए बना लो उसका, फिर उसको होस्ट डीएनए में इंट्रोड्यूस करवा दो, फिर मेंटेनेंस करो, और उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू दिस प्रोजेनी। तो इसके बाद में क्या होगा, वो जब पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम हो जाएगा तो आराम से वो जनरेट हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, ठीक है। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं बेटा, चलो बताइए एमसीक्यूज क्या क्या है। द टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कौन कौन बताती है। तो सीधी सीधी बात है बेटा, आज हमने डिस्कस किया था, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द टिश्यू कल्चर, बेटा यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। किसी भी रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने से पहले बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का होना जरूरी है ना, यस। तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको बोलते हैं, मैंने कल क्लास में बता दिया था बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर सीजर्स बोला जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, वो ही बात बेटा अभी जस्ट डिस्कस किया है कि क्या होता है, फंक्शन ऑफ डीएनए को कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम होता है, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और वीडियोस। बेटा इस चैनल पर आपको जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। पूरी नीट बायोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स प्राप्त करो, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल कंटेंट फ्री अवेलेबल करवाने वाला हूँ। जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको बिल्कुल फ्री भी यहाँ पे मिलेगी। तो आप बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए, यहाँ से नोट्स बनाइए प्रॉपर और यहाँ से पढ़िए। जो भी आपको मान लीजिए प्रॉब्लम्स होती है लाइक कोई सा भी चैप्टर समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसका लाइक आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। और इसी तरह बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी के नए पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।